डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में सीबीएसई द्वारा दिए गए 12th क्लास के इकोनॉमिक्स के सैम्पल क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सॉल्यूशन के साथ डिस्कस किया गया है। इससे पहली वीडियो में मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन डिस्कस किए गए थे, इसीलिए दोनों वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्वेश्चन नंबर 18। रीड द गिवन इमेज केयरफुली। यहाँ पर आपको एक इमेज दी गई है जिसमें आपको फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट दिखाया गया है। यहाँ पर एनवायरनमेंट के फंक्शन कौन कौन से हैं? एसिमुलेट वेस्ट, प्रोवाइड रिसोर्सेज। यहाँ पर दो आपको फिल करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ऑप्शंस को स्टडी करते हैं। ऑप्शंस में है चूज द करेक्ट ऑप्शन विच इंडिकेट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ वाइटल फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द एनवायरनमेंट। सस्टेन्स लाइफ, बिल्कुल ठीक है ये। नंबर सेकंड है प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज, ये भी बिल्कुल ठीक है। जनरेट्स वेस्ट, ये गलत है। नंबर फोर्थ है प्रोवाइड्स ओनली रेन्यूएबल रिसोर्सेज, ये भी गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आएगा, सस्टेन लाइफ एंड प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज। फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए क्वेश्चन दिया गया है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। फर्स्ट ऑप्शन है एलिमिनेट्स ऑफ वेस्ट, बिल्कुल ठीक है। सस्टेन्स ऑफ लाइफ, नो। प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज, तो यहाँ पर ओनली क्या आएगा? ऑल्टरनेटिव फर्स्ट ओनली ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट्स गिवन हैं। स्टेटमेंट 1 में आपके पास है द ब्रिटिश पॉलिसीज लेड टू द कोलैप्स ऑफ इंडियाज वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है कि ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी उन्होंने हैंडीक्राफ्ट को एकदम से ख़त्म कर दिया था। सेकंड स्टेटमेंट, during the colonial rule in India, the contribution of the industrial sector to gross value added increased significantly. This statement is false. कॉलोनियल रूल का मतलब है कि ब्रिटिश रूल जब आया था तो उसने ग्रोस वैल्यू एडिड को इंक्रीज किया था। कैसे? इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन के थ्रू। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जाता है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज false. Now come to question number 20. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको एक एसर्शन गिवन है और एक रीजन गिवन है। तो चलिए एसर्शन को रीड करते हैं। द एजुकेशन कमीशन 1964 to 66 had recommended at least 4% of gross domestic product be spent on education. तो जब एजुकेशन कमीशन 1964 to 66 में क्या जीडीपी एजुकेशन के ऊपर 4% था? तो ये स्टेटमेंट गलत है, बल्कि कितना था? 6%। तो एजर्शन जो है यहाँ पर वो फॉल्स है। नाउ रीजन, द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन स्टेपिंग अप एक्सपेंडिचर इन द एजुकेशन सेक्टर ओवर द ईयर टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ अटेनिंग 100% लिटरेसी। तो क्या उसका ऑब्जेक्टिव 100% लिटरेसी रेट को लाना था? तो ये वाला जो रीजन है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जाता है। Assertion A is false but reason R is true. Now next question number 21. In the post-independence era, the policy maker of India adopted an economic system that fundamentally implies the coexistence of dash and dash. यस तो पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम की बात की गई है कि इकोनॉमिक सिस्टम के लिए कौन सी इंडिया ने कौन सी पॉलिसी बनाई थी। तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करता है। दैट मीन्स वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर को लेकर चलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Now question number 22. The institutional structure of rural banking in contemporary India consists of a set of multi-agency regional, namely जितने भी रूरल बैंकिंग में किन किन एजेंसीज को शामिल किया गया था। तो रीजनल रूरल बैंक आरआरबी थे, यस बिल्कुल ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक्स ये भी थे, लैंड डेवलपमेंट बैंक भी शामिल थे और कमर्शियल बैंक भी शामिल थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Now come to question number 23. Identify which of the following statement is incorrect about the financial sector reform introduced in 1991.
यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो आपको चूज करनी है। फर्स्ट है अनेबल्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक इंडियन एज वेल एज फॉरेन, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट्स इन बैंक वॉज रेज टू अराउंड 74%, ये भी ट्रू है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वर अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। चेंज इन द रोल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम फैसिलिटेटर टू रेगुलेटर, ये वाली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर आपने आरबीआई का रोल पढ़ा हो तो वो रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर पर जाता है, ना कि फैसिलिटेटर टू रेगुलेटर है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनकरेक्ट है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 24। China's demographic problem of 4:1 resulted in a higher proportion of elderly individuals compared to the younger population। जो चाइना की पॉपुलेशन थी, चाइना की एक प्रॉब्लम थी जिसमें एल्डरली मतलब एल्डर बूढ़ों की संख्या बढ़ गई थी इन कंपैरिजन टू यंगर पॉपुलेशन, जवानों के कंपैरिजन में बूढ़ों की संख्या बढ़ गई थी। दिस वाज प्राइमरली ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, ये कैसे हुआ था? वन चाइल्ड नॉर्म के अकॉर्डिंग, क्योंकि ए वन चाइल्ड पॉलिसी थी तो इसके लिए चाइना वालों को ये वाली पॉलिसी खत्म करनी पड़ी थी। क्यों? क्योंकि वहां पर उसकी वजह से बूढ़े ज़्यादा हो गए थे और जवान जो है वो कम हो गए थे। नाउ नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन। Dash was set up in 1974 by the Indian government to address two major environmental concerns with water and air pollution। हाँ जी, वाटर और एयर पोल्यूशन में 1974 के अकॉर्डिंग दो एनवायरमेंटल के कंसर्न कौन कौन से थे? तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बैंक CPCB, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में बेटा आपको एक कीवर्ड ढूंढना होता है। जैसे एनवायरमेंटल के कंसर्न वाटर और एयर पोल्यूशन से रिलेटेड कौन से हैं? तो सेंट्रल पोल्यूशन सेंट्रल कंट्रोल बोर्ड, एक कीवर्ड को ढूंढोगे तो आंसर पहचानने में इजी होता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 26। Assuming in a hypothetical economy, real gross domestic product recorded a growth rate of 9% during a fiscal year. However, the economy faced a significant challenge in terms of creating an adequate number of employment opportunities. Identify the situation indicated in the given statement and choose the correct option। यदि आपको ये इकोनॉमी की ये कंडीशन समझ में आई है तो इसमें क्या था कि जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थी वो ख़त्म होती जा रही थी, तो वो कौन सी सिचुएशन है? जॉबलेस ग्रोथ की सिचुएशन होती है। तो हेयर ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 27। ड्यूरिंग द पीरियड 1951-2016 Dash led to an increase in the milk production in India by about 10 times। यदि हम मिल्क प्रोडक्शन श्वेत क्रांति की बात करते हैं तो वो कौन सा होता है? ऑपरेशन फ्लड होता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 28 critically appraise the disinvestment policy initiated by the government during the reform of 1991। आपको 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म के अकॉर्डिंग डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी को एक्सप्लेन करना है, वो क्या है? तो देखिए यहाँ पर ये CBSE का सैम्पल पेपर आपको दिया गया है जिसके अकॉर्डिंग आपको विद सॉल्यूशन है ये, तो हम पहले इसमें से ही रीड करते हैं कि आपको क्या दिया गया है। यहाँ पर है डिसइन्वेस्टमेंट एम्ड टू बूस्ट फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड मॉडर्नाइजेशन। The government exceeded its mobilization target, but assets of public sector enterprises had been undervalued। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि एसेट्स को जो है वो अंडर करके बेच दिया गया था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट क्या हो गया था? लॉस में चला गया था। लॉसेस टू द गवर्नमेंट, जिसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट को लॉस हो गया था। और उसकी वजह से क्या हुआ था? करप्शन हो गया था। लोगों ने अपना पर्सनल फ़ायदा देखा और ऐसा करने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट को यूज़ किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखना है आपको। नाउ नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 28 बी पार्ट। ग्लोबलाइजेशन इज एन असेंशियल आउटकम ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ एन इकोनॉमी। जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट विद ए वैलिड एक्सप्लेनेशन। आपको बताना है कि किस तरह से किसी इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन को लाकर हम ग्लोबलाइजेशन को ला सकते हैं।
तो देखो बच्चों क्या होता है, जब भी लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ के ऊपर से रेस्ट्रिक्शंस को हटा देना। रेस्ट्रिक्शन हटा देने का मतलब होता है कि मतलब ट्रेड करने के लिए हम मार्केट में हर मार्केट को ओपन किया जा सके, कि मार्केट में ओपन ट्रेड किया जा सकता है। तो कोई भी व्यक्ति किसी से भी काम कर सकता है, किसी भी तरह का काम ले सकता है। लिबरलाइजेशन का मतलब ही होता है कि रेस्ट्रिक्शंस को, लाइसेंसिंग पावर को हटा देना इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर, ट्रेड सेक्टर एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज के बिहाफ पर। Hence liberalization acted as a catalyst for globalization. Now next come to question number 29. To measure the extent of development in an economy, liberty indicator should be considered along with other socio-economic parameters. इसके आपको दो सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर लिखने हैं। डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, गिव वैलिड रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो आपको कोई भी लिबर्टी इंडिकेटर्स, हमेशा क्वेश्चन में से कीवर्ड ऐसा ढूंढो जिसको देखकर आपको समझ में आए कि यहाँ पर आपको क्या लिखना है। यहाँ पर आपको कोई भी दो लिबर्टी इंडिकेटर्स ढूंढने हैं जो कि सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर को डिफाइन करें। ठीक है, तो इस बात से पहले इसने पूछा डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। यस, वी आर एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। अब आपको रीजन देना है कि आप इस स्टेटमेंट के साथ क्यों जाना चाहते हैं। लिबर्टी इंडिकेटर मेजर द एक्सटेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इन सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। ये दोनों तरह पे, सोशल भी और पॉलिटिकल भी, दोनों डिसीजन मेकिंग लेकर चलता है। दीज इंडिकेटर आर सिग्निफिकेंट एज दे रिफ्लेक्ट द डिग्री ऑफ सिविल लिबर्टीज, political rights and economic freedom within a society. With the incorporation of liberty indicator, policy maker can gain a more holistic understanding of an economy's development status. ये जो है बहुत ज़्यादा development status को increase करता है। Now next come to question number 30. The reform process implemented in the late 1970s, commonly known as China's open door policy, encompassed a wide range of reforms across sectoral like agriculture, investment, industry, etc. These reforms played a pivotal role in the driving the rapid growth of the Chinese economy over subsequent decades. In the light of this given context, discuss any two reform responsible for the rapid economic growth of China. इस context को पढ़कर आपको चाइना के लिए कौन से दो इकोनॉमिक रिफॉर्म यूज़ करने हैं वो लिखना है। तो इसके लिए बेटा चाइना के लिए दो तरह के फेज होते हैं। पहला है जिसमें हम एग्रीकल्चर, ट्रेड और दूसरा है और इन्वेस्टमेंट को शामिल करते हैं। जो फर्स्ट फेज होता है उसमें हम एग्रीकल्चर और साथ में ट्रेड और तीसरा है इन्वेस्टमेंट को शामिल करते हैं। जो हमारे पास इसका दूसरा फेज़ है उसमें हम इंडस्ट्रियलाइजेशन में कितना इंक्रीज़ होता है उसको शामिल करते हैं। तो यहाँ पर आपको वही दोनों फेज़ लिखने हैं कि किस तरह से चाइना जो है उसकी ग्रोथ को इंक्रीज़ किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 31. Under the Delhi Declaration, the G20 nations pledged to reach global net zero emissions approximately by mid-century and to triple global renewable energy capacities by 2030. Discuss briefly the rationale behind the commitment by G20 nations in the direction of achieving sustainable development. ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा ये लेटेस्ट इकोनॉमिक न्यूज़ से रिलेट करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको अटेम्प्ट ज़रूर करने चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको पहले इसमें कीवर्ड ढूंढना है। वो कीवर्ड क्या है आपका? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन लिया गया है। इसमें आपको रेन्यूएबल एनर्जी के बारे में लिखना है। रेन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या बात की गई थी आपको यहाँ पर वही लिखना है। देखिए यहाँ पर आंसर लिखा गया है, It has been agreed to devise an effective approach to transitioning from conventional source of energy to non-conventional source of energy. हमें पता है
कि रेन्यूएबल सोर्सेज को यूज़ करके हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि हमें उस तरह की एनर्जी को यूज़ करना है, जैसे वाइंड एनर्जी हो गई या फिर सोलर पावर एनर्जी हो गई, जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट भी जो है वो इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट बन के आएगा, जो कि ना केवल हमारी हेल्थ के लिए बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा साबित होगा। तो यहाँ पर आपको बेटा क्वेश्चन को देखकर आपको लग रहा था कि कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है, कि शायद तुम अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो यदि आप क्वेश्चन में से कोई भी एक कीवर्ड ढूंढ लेते हो साथ में कि उसके ऊपर डिपेंड कौन सा कीवर्ड करता है, तो क्वेश्चन लिखना ईजी हो जाता है। नाउ नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 31. It would be unclear to say that the growth of human capital lays the ground for economic growth of a nation. Do you agree with the given statement? Support your answer with valid illustrations. तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि जितना भी हम देखिए, फिर से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर कोई कीवर्ड ढूंढिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। It would be unclear to say that the growth of human capital lays the ground for economic growth of a nation. Human capital, तो क्या आप ह्यूमन कैपिटल को लाकर इकोनॉमिक ग्रोथ, किसी भी नेशन की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं? इट वुड बी अनक्लियर, ये वाली जो स्टेटमेंट है वो अनक्लियर स्टेटमेंट है। तो डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? क्या आप इस स्टेटमेंट के साथ जाना चाहेंगे? स्पॉट योर आंसर। तो इसने लिखा कि एन इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल कॉजेज इकोनॉमिक ग्रोथ इज अनक्लियर ओइंग टू द प्रॉब्लम पर्टेनिंग टू द एस्टिमेशन ऑफ to quantifiable relation between the two. Educational yardsticks like year of schooling, teacher pupil ratio, enrollment rates etc. तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम एजुकेशन और हेल्थ को लाकर हम लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा सकते हैं। सबको पता है ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या है, सोर्सेज है, कि अगर एजुकेशन अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी तो लाइफ एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी, लिटरेसी रेट 100% हो जाएगी। तो क्वालिटी, मतलब एजुकेशन और हेल्थ का मतलब है कि क्वालिटी को मेज़र नहीं कर सकते हम, और क्वालिटी को मेज़र नहीं कर सकते इसका मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70% है मान लो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक बंदे की लाइफ जो है वो 70% तक हो, उससे पहले भी हम में कई तरह की बीमारियां या कुछ भी आ जाता है, तो ऐसा होता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज कर हम किसी नेशन की इकोनॉमिक ग्रोथ को नहीं बढ़ा सकते। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32. इंटरप्रेट द गिवन पिक्चर बेस्ड ऑन द सांसद आदर्श ग्राम योजना SAGY इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ पर आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, इस पिक्चर को देखकर आपको इंटरप्रेट करना है। क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हैं आप? तो देखिए यहाँ पर जो पिक्चर बनी हुई है ये एक बिल्डिंग, मतलब एक पार्लियामेंट की पिक्चर बनी हुई है, जहाँ पर आपको MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नज़र आ रहे हैं, विलेजर्स नज़र आ रहे हैं, साथ में हेल्थ एंड एजुकेशन नज़र आ रही है, कुछ ग्रीनरी और कुछ घर भी नज़र आ रहे हैं। तो ये एक एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको पिक्चर को देखकर एनालाइज करना है कि आप क्या समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। इस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हमें क्या लगता है कि SAGY का मतलब होता है कि हर एक गाँव मतलब उसको एक गांव की जिम्मेदारी दे दी जाती है कि आपको इन्हें डेवलप करना है। ठीक है, कि भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को विलेजर्स की जिम्मेदारी दे दी गई कि उनका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, उनका एजुकेशन अच्छा होना चाहिए अंडर द सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत। इसके बाद इसके ऑप्शन में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है सेकंड पार्ट में, स्टेट एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ अलाइड एक्टिविटीज़। आपको अलाइड एक्टिविटीज़ के कोई भी 2 एग्जाम्पल देने हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 एग्जाम्पल में कौन से लिखा हुआ है, लाइव स्टॉक, फिशरीज, इसके अलावा आप एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर आदि के बारे में भी लिख सकते हैं। कोई भी 2 एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करने हैं, नाम लिखना है उनका। यहाँ पर एक विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए क्वेश्चन दिया गया है जो कि है एक्सप्लेन ब्रीफली द सांसद आदर्श ग्राम योजना इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको सांसद आदर्श ग्राम योजना को एक्सप्लेन करना है कि वो क्या है। तो अभी मैंने बताया कि उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कुछ विलेजर्स की एक गांव की जिम्मेदारी दे दी जाती है कि उनकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उनकी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर यही एक्सप्लेन करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33.
रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली। आपको यहाँ पर एक टेक्स्ट दिया गया है, आपको इस टेक्स्ट को रीड करना है और उसके बेस पर जो 2 क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हें एक्सप्लेन करना है। तो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग यदि मैं समझ पा रही हूँ तो यहाँ पर लिखा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मतलब जो टेक्स्ट है हमारा वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। तो आप टेक्स्ट को रीड कीजिए और इसके बेस पर जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, चलिए एक बार हम उन्हें स्टडी कर लेते हैं। क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेट एनी 2 मेजर सोर्सेज ऑफ डाटा ऑन द वर्कफोर्स एंड एम्प्लॉयमेंट। वर्कफोर्स और एम्प्लॉयमेंट के 2 मेजर सोर्सेज कौन से हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, पैराग्राफ को देखते हैं। पैराग्राफ में लिखा हुआ है साफ साफ, 2 major sources of data on the workforce and employment have been the decennial population census और दूसरा क्या है, nationwide quinquennial surveys on employment and unemployment by the erstwhile NSSO under the Ministry of Statistics and Program Implementation Government of India। आपको यही दोनों मेजर सोर्सेज बताने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द लेबर फोर्स encompasses a broader category than the workforce, defend और refute the statement। इसने कहा क्या लेबर फोर्स और लेबर फोर्स जो है वो encompasses a broader category than the workforce, वर्कफोर्स से ज़्यादा ब्रॉड है। आपको इस स्टेटमेंट को डिफेंड करते हो या रिफ्यूट करते हो, गिविंग वैलिड रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। द गिवन स्टेटमेंट इज डिफेंडेड। हम इस स्टेटमेंट के साथ जाते हैं। लेबर फोर्स रेफर्स टू द नंबर ऑफ पर्सन हु आर आइदर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड। लेबर फोर्स का मतलब होता है कि काम में लगे रहना, पर्सन का काम में लगे रहना, चाहे वो एम्प्लॉयड हो या फिर अनएम्प्लॉयमेंट हो। वेयर एज workforce refer to all the people who are actively engaged in economic activities, hence labor force is a wider term than the workforce। देखिए यहाँ पर मैं इसको आपको एक एग्जांपल देकर भी समझा सकती हूँ। जैसे मान लो हमारे पास किसी काम में 4 बंदे लगे हुए हैं, ठीक है, 4 में से ये तीनों काम कर रहे हैं और एक अनएम्प्लॉयड है, तो वर्क फोर्स कितना हो जाएगा हमारा 3, और एक जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। तो यहाँ पर लेबर फोर्स बड़ी हो गई जिसमें है 4 बंदे, उनमें से 3 काम कर रहे हैं, एक काम नहीं कर रहा है, तो 3 क्या हो जाएगा हमारा वर्क फोर्स और 1 क्या हो जाएगा हमारा अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी एग्जाम्पल की हेल्प से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, वर्कर्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग ऑन देयर स्टेटस। इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट स्टेट एनी वन टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर आपको किस टाइप की एम्प्लॉयमेंट नजर आ रही है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड आर दोज वर्कर हु ओन एंड ऑपरेट एन एंटरप्राइज टू अर्न देयर लाइवलीहुड। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है जो अपनी जीविका खुद, मतलब अपने किसी ना किसी काम में एंगेज होकर किसी भी तरह से अपनी अर्निंग करते हैं, वो क्या कहलाता है, सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, फर्स्ट पार्ट, अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन IPR 1956 in India, the system of industrial licensing was introduced to promote रीजनल इक्वालिटी, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट विद वैलिड आर्ग्यूमेंट्स। इसने कहा कि IPR 1956 के अंडर जितनी भी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था, क्या वो रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। तो हाँ जी, जितनी भी हम लाइसेंसिंग पॉलिसी लगाते हैं वो हम किस लिए लगाते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्री होती है, डेवलप्ड एरिया होती है, उसके ऊपर मान लो तुम कोई भी पॉलिसी लाइसेंसिंग लगाओगे तो वो उन सबको फॉलो कर लेगा, और बैकवर्ड एरिया के ऊपर यदि हम पॉलिसी लगाते हैं तो वो उसको फॉलो नहीं कर पाता है। तो हम इस स्टेटमेंट के साथ आर्ग्यू करते हैं, हम इस स्टेटमेंट को डिफेंड करते हैं। यहाँ पे आंसर में क्या लिखा हुआ है आपके पास, आंसर में लिखा है अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन IPR 1956 द पॉलिसी मेकर रिजर्व्ड ए कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज फॉर द प्राइवेट सेक्टर, हाउएवर द सेक्टर वाज केप्ट अंडर स्टेट कंट्रोल थ्रू ए सिस्टम ऑफ लाइसेंस। उसको कंट्रोल करने के लिए यदि हम उसके ऊपर कोई ना कोई लाइसेंस लगा देंगे, कोई ना कोई कंट्रोल लगा देंगे, तो हम उस सेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। नो न्यू इंडस्ट्री वॉज अलाउड अनलेस ए लाइसेंस वॉज ऑब्टेन फ्रॉम द गवर्नमेंट। It was easier to obtain a license in the industrial unit was established in an economically backward area.
तो ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का मतलब यही है कि मान लो हम किसी भी कंपनी के ऊपर, किसी भी डेवलप्ड एरिया के ऊपर लाइसेंस लगाते हैं, तो हम रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करना चाहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, discuss briefly the estimates made by notable scholar regarding the national income and per capita income during the colonial rule in India। कॉलोनियल रूल के अकॉर्डिंग आपको कुछ स्कॉलर्स के, नोटेबल स्कॉलर्स के नाम बताने हैं जिन्होंने नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को एस्टिमेट किया था। तो यदि आपको ध्यान हो तो उनके नाम क्या हैं? दादा भाई नारोजी, विलियम डिग्बी, या फिर फिंडले शिराज, VKRV रॉय, RC देसाई। जितने भी स्कॉलर के नाम आपको याद आते हैं आपको वो नाम देने हैं। यदि आपको ध्यान हो तो उनमें सबसे फेमस कौन था? सबसे फेमस था उनमें VKRV रॉय। नाउ 34 ऑप्शन में क्वेश्चन दिया गया है, ड्यूरिंग द colonial period India's foreign trade was categorized by large export surplus, however this did not result in any flow of gold or silver into India, justify the given statement with valid arguments। तो आपको इसमें बताना है कि कॉलोनियल पीरियड के दौरान इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था जिसमें लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस किया गया था, पर उसका फ्लो इंडिया के ऊपर, गोल्ड और सिल्वर के ऊपर उसका फ्लो जो है, उसका अफेक्ट जो है वो नहीं आया था। तो उसका अफेक्ट किस चीज़ पर ज़्यादा था? दिस एक्सपोर्ट सरप्लस डिड नॉट ब्रिंग फ्लो गोल्ड और सिल्वर इनटू इंडिया, इंस्टेड इट वाज यूज्ड टू कवर एक्सपेंसेस इनकर्ड by an office set up by the colonial government in Britain, the expenses on the war fought by the British government and the import of invisible item। जो इनविजिबल आइटम थी उनका इंपोर्ट ज़्यादा किया गया था, किस लिए? इंडिया की वेल्थ को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है, ऑप्शन में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्लेन द रैशनल बिहाइंड चूजिंग सेल्फ रिलायंस एज ए सेंट्रल प्लानिंग ऑब्जेक्टिव इन इंडियाज डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। आपको सेल्फ रिलायंस को, यहाँ पर कीवर्ड क्या है कि सेंट्रल प्लानिंग का एक मेन ऑब्जेक्टिव था सेल्फ रिलायंस, आपको उसको एक्सप्लेन करना है। तो सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है? सेल्फ रिलायंस होता है जिसकी वजह से हमारी जो फॉरेन डिपेंडेंसी है वो कम हो जाती है। फॉरेन डिपेंडेंसी कम होने की वजह से हमारे इंपोर्ट्स कम हो जाते हैं और उसकी वजह से हमारा एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि सेल्फ रिलायंस होने की वजह से हमारा फॉरेन डिपेंडेंसी कम हो जाएगा। फॉरेन डिपेंडेंसी यदि हमारा कम हो जाएगा तो हमारे इंपोर्ट्स, जितनी भी चीज़ों का हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो कम हो जाएगा और उसकी वजह से हम अपने एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा CBSE का कंप्लीट सैम्पल पेपर था सॉल्यूशन के साथ, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।